वेल हाय गाइस, स्वागत है आपका विद्यार्थी .in में। मेरा नाम है प्राजिता और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 विच इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। एंड आज का यार जो टॉपिक होने वाला है दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है सर, ऑब्वियसली बात है, हमारी इंडिया की ज्योग्राफी की बुक है, हमारे इंडियन बच्चे हैं, तो इंडिया के किस तरीके का पैटर्न हमारे पास लैंड का, जमीन का मौजूद है, ये जानना जरूरी है। सो गाइज, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हम यही जानेंगे कि इंडिया के अंदर हमारे जितने भी स्टेट्स है, जितने भी राज्य मौजूद है, हर एक राज्य के अंदर खेती नहीं होती है, हर एक राज्य के अंदर एक अच्छी जमीन मौजूद है, उपजाऊ जमीन मौजूद है, ये मुमकिन नहीं है। सो हमारे पास देखा जाए तो यार इंडिया को माना जाता है, आई थिंक टॉप 10 में ही आता है इंडिया, सेवेंथ या 6th लार्जेस्ट में आता है आई गेस, सबसे ज्यादा जमीन वाला देश में। सो ये बहुत अच्छी बात है दैट हम टॉप 10 में बहुत सारी चीज़ों में आते हैं, बट इट डजेंट चेंज द फैक्ट दैट सारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो सकती एग्रीकल्चर के लिए। सो यहाँ पे यार हम वही पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। सो गाइज, देखा जाए तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह, कहीं कहीं पे रेगिस्तान मौजूद है, कहीं कहीं पे ऐसी जमीन मौजूद है पूरे पूरे बर्फ से ढकी हुई है, कहीं कहीं पे जमीन मौजूद है जो पानी से ढकी हुई है, बंजर इलाके भी भरपूर मात्रा में हैं, और ऐसे इलाके भी हैं जहां एग्रीकल्चर होता है लेकिन 1 या 2 साल के गैप के बाद ही हो सकता है। सो गाइज, जमीन का ना, जमीन ऐसी ही, जमीन के ऊपर आप ऐसे अनाज बो दो वो ऐसे उगने नहीं लग जाता है, उसको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है, उसको एक पर्टिकुलर सॉइल टाइप चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, समझ लीजिए इंडिया के अंदर जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, वहां पे वो ब्लैक सॉइल वाले एरिया में सिर्फ वही खेती क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं जो ब्लैक सॉइल वाले मतलब जिनको ब्लैक सॉइल चाहिए होता है उगने के लिए। बाकी क्रॉप्स जिनको नहीं चाहिए वो उस ब्लैक सॉइल वाले एरिया में नहीं उग पाएंगे। सो गाइज, आई नो इंडिया में हर तरीके की मिट्टी मौजूद है, एलुवियल, ब्लैक, लैटेराइट, हर तरीके का मौजूद है, बट स्टिल हर एक क्रॉप को ना एक अलग तरीके का क्लाइमेट, एक अलग तरीके का टोपोग्राफी मतलब कि उबड़ खबड़ी जमीन या सपाट धरती, अलग अलग चीजें चाहिए होती है सबको उगने के लिए। ठीक है, एज वेल एज ये ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, आपने हमारे इंडिया के अंदर देखा होगा कि कहीं पे लोग बहुत ज्यादा मात्रा में डेंसिटी में, पॉपुलेशन में वहां पे स्थित है, कहीं कहीं पे लोग बहुत कम मात्रा में हैं, कहीं कहीं पे लोग बहुत कह सकते हो आप बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर लिविंग एंड सर्वाइविंग देयर लाइफ देयर। ठीक है, सो गाइज, बहुत चीजें डिपेंड करती है, एक जमीन हो जाना और वहां पे बस ये अच्छी क्वालिटी की जमीन है, फर्टाइल एरिया है, चलो खेती शुरू कर दो, ये नहीं हो सकता। पानी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, क्लाइमेट सही होना चाहिए। बहुत से क्रॉप्स है जिनको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, बहुत से क्रॉप है जिनको बहुत गर्मी चाहिए होती है, ऐसे भी बहुत से क्रॉप्स है जिनको ठंडी चाहिए होती है ना। सो गाइज, हर एक जमीन के ऊपर जो मिट्टी है, जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो बहुत डिपेंड करता है, वो बहुत वैरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस जमीन का। ठीक है, सो गाइज, हर जगह पॉपुलेशन अलग तरीके से कंट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हो कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत कम पॉपुलेशन है, कहीं पे लोग बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन, आपने देखा होगा कि लोग ऐसे जगहों पे भी सरवाइव करते हैं जहाँ पे मारुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान है, बिल्कुल पानी नहीं है, स्टिल दे नो हाउ टू सर्वाइव देयर। कुछ ऐसी जगह भी है जो बहुत ज्यादा कड़ाकेदार, एकदम -डिग्री में, वहां पे सेल्सियस में मात्रा में ठंडी है, बट स्टिल वहां पे भी आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग उस ठंडे वाले इलाके में, बर्फ वाले इलाके में बड़ी सुंदर सुंदर ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनको वो क्लाइमेट, वो जमीन, वो मिट्टी नहीं मिलेगी ताजी सब्जियां उगाने के लिए। वो मिट्टी शायद पंजाब में है, शायद हरियाणा में मिलेगी। ठीक है, शायद पंजाब और हरियाणा में कैक्टस नहीं उग सकता है, वो सिर्फ मारुस्थल में उग सकता है। सो हर एक क्रॉप को अलग तरीके की मिट्टी, अलग तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, सो गाइस, देखा जाए तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम इंडिया का एस्टिमेट लगा के चलें तो बहुत ज्यादा है,
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल लैंड है, यानी कि इंडिया भरपूर मात्रा में जमीन से भरा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक गौर करने वाली बात भी है गाइस कि सारा का सारा लैंड आपको खेती करके नहीं दे सकता है। ठीक है, चलिए यार यहां से समझते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 to 61, ये 1960 की रिपोर्ट बताता है हमको, और ये वाला जो है ये हमें 2014-15 का एस्टिमेट रिपोर्ट बताता है। ठीक है, काफी बड़ा गैप है गाइस। 1960 व्हेन इंडिया वाज इन्वॉल्व्ड इन अ वॉर, ठीक है, इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंस को प्राप्त हुआ था, एंड ये तब का है जब 2014-15 जब इंडिया काफी ज्यादा डेवलप हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे जो ये आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का पार्ट का रेट है 46.26%, बहुत ज्यादा। तो ये ग्रीन कलर का पार्ट है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। ये वो एरिया है जहां पे खेती नहीं हो रही है, मतलब हो सकती है, ये उपजाऊ जगह है लेकिन उस वक्त पे इसको यूज नहीं करा जा रहा था। ठीक है, और देखा जाए तो ये ब्लू वाला जो एरिया देख रहे हो, इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया है विच इज जंगल फॉरेस्ट, जो है 18.11%। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाकी जो छोटे छोटे परसेंटेज में है वो है परमानेंट पैस्चर लैंड, यानी कि चरहाने वाली जमीनें। ठीक है, एरिया अंडर मिस्क ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोज, इनमें से कुछ ऐसे एरिया हैं छोटे छोटे जहाँ पे जंगली घास उग रही है, पेड़ पौधे उग रहे हैं। अब यहाँ के 2014 और 15 का देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया है ना, सबसे ज्यादा लग रहा है ना, ये जो ग्रीन एरिया है ये वो एरिया है जहां पे खेती हो रही है 45.5%, और यहाँ पे जो ग्रीन एरिया था यहाँ पे खेती नहीं हो रही है। तो देख रहे हो कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस ग्रीन पार्ट में जब खेती नहीं हो रही थी, अब यहाँ इस ग्रीन पार्ट में खेती हो रही है। दिस इज नेट सोन एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पे कंटिन्यूअस खेती हो रही है। ठीक है, हमने नेट सोन एरिया पढ़ा था ना प्रीवियस टॉपिक के अंदर। नेट सोन एरिया क्या होता है गाइस? नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जिसके अंदर हर वक्त कंटिन्यूअस प्रोसेस में एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। कोई 1-2 साल के लिए वेट नहीं करना, कोई 5 साल का गैप नहीं देना, आप टोटली कंटिन्यूअस तरीके से उस एरिया में खेती कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। सो हमारे पास टोटल 45.5% ऐसी जमीन है जिसपे खेती आराम से हो सकती है। ठीक है, बट स्टिल इतनी ज्यादा करोड़ों की आबादी वाले देश में ये एरिया भी काफी कम पड़ जाता है। फिर बात करते हैं गाइस, ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पे जंगल था। अब उस जंगल को काट कर यहाँ पर इस नीले वाले जगह पे फालो लैंड बोला जा रहा है। फालो अदर देन करंट फालो, जंगल को काट के इसको फालो लैंड बना दिया गया है। फालो लैंड हमने पढ़ा था गाइस, फालो लैंड एक अरेबल लैंड होता है जहां पे 1 या 2 साल का गैप देने के बाद आप वहां पे खेती कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो 1 या 2 साल का गैप यहाँ क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल हर वक्त एग्रीकल्चर करते क्यों नहीं रहते? सो गाइस, इस फालो लैंड के अंदर वक्त देना पड़ता है, जिससे जितना भी आप वक्त दोगे ना 1 से 2 साल का, उस वहाँ की जो लैंड है ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलिटी वापस से रिटेन हो जाए, वापस से उसमें आ जाए। उसके बाद अब 1-2 साल के बाद फिर से आप उसमें खेती कर सकते हो। सो ये वो वाला एरिया है जिसमें आपको 1 या 2 साल मैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? खेती कर सकते हो। ये वो एरिया है जिसमें आपको कोई साल वाल देने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा खेती कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे खेती करने का एग्रीकल्चर का प्रोसेस काफी कम है, मतलब ये एग्रीकल्चर ना के बराबर ही हो रही है। और 2014 और 15 में एग्रीकल्चर कितना ज्यादा बूस्ट हो गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो एरिया हमें यहाँ दिखाया जा रहा है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जंगल थे, यहाँ जंगल नहीं है। जंगल को काट के अब यहाँ भी खेती होने लग गई है। तो खेती बढ़ रही है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। व्हाट इट इम्प्लाइज दैट पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उसको खाना चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये मैंने आपको एक छोटा सा एक तरीके से डिफरेंस बताया कि 1960 में किस तरीके से खेती बहुत कम होती थी, एंड 2014-15 में किस तरीके से जो जमीन हम इस्तेमाल भी नहीं करते थे, खराब पड़ी रहती थी, हम अब उसको भी इस्तेमाल करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया।
इसका क्या मतलब है गाइस, हमारे पास हमारी जो 100% लैंड है ना, उसमें से सिर्फ 93% लैंड ही अभी तक हमको मिला है, या आप कह सकते हो उसका हमको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो बाकी 7% का क्या हुआ? तो 7% जो लैंड है उसको अभी तक भारत सरकार सर्वे नहीं कर पाई है, ना ही उसका कुछ पता लगा पाई है। तो वो 7% कहाँ पे लाई करता है? हमारा 7% लैंड जम्मू एंड कश्मीर के उन पार्ट्स पर लाई करता है जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, वहाँ हमारा 7% लैंड चला गया। और नेपाल, असम के कुछ साइड्स में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारा थोड़े बहुत लैंड का हिस्सा है जो अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। उधर कैसी मिट्टी है, क्या वहाँ खेती हो सकती है क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं चल पाया है। ठीक है, सो गाइज अभी तक इंडिया के पास 93% लैंड का ही कंट्रोलेंस है, 7% वी कांट कंट्रोल और एक्सेस। ठीक है, अब ये चीज आपको अच्छे से पता रहनी जरूरी थी, एक दिमाग में ये चीज अच्छे से बसनी चाहिए भाई, कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी लैंड है, बट हर वक्त सारी जमीनों पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, सारी जमीनें सूटेबल नहीं है। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मैंने आपको बता दिया गाइस, असम में हमारा 7%, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान चाइना का जो एरिया पड़ गया है जम्मू एंड कश्मीर का, सर्वे वहां नहीं हो पाया, हमारा 7% लैंड वहां पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है गाइस, और कुछ जमीन है जो कहाँ पे किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है? पैस्चराइजेशन के लिए। अब जो जमीन पैस्चराइजेशन के लिए इस्तेमाल करी जा रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब जानवरों के चराने की जमीन को भी अब कम कर दिया जा रहा है। सो एक बहुत बुरी बात है, ये बहुत ज्यादा मतलब चिंता वाली बात है, क्योंकि हमारे जो कैटल्स हैं, जो एनिमल्स है, वो कहाँ पे अपना खाना खाएंगे अगर पैस्चरिंग लैंड को ही, ग्रेजिंग लैंड को ही कम कर दिया जाएगा तो। ठीक है, सो जितना भी करंट फैलो लैंड है ना, फिर से बता देती हूँ गाइस, फैलो लैंड क्या होता है? ये फैलो लैंड वो फैलो लैंड है जिसके अंदर आप 1 से 2 साल बाद ही खेती कर सकते हो। 1 से 2 साल बाद क्यों? 1 से 2 साल बाद इसलिए क्योंकि वहां पे एटलीस्ट वहां पे 1 से 2 साल के लिए उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, जिससे वापस से वो उपजाऊ हो जाए, वापस से उसमें ऑर्गेनिक मैटर वापस आ जाए, एंड उसके बाद उस पर वापस खेती कराई जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैलो लैंड। फैलो लैंड। तो हर कोई ऐसी लैंड नहीं है गए जिसपे हर वक्त कंटिन्यूअस खेती होती रहे, कुछ ऐसी लैंड भी है जिसके अंदर थोड़ा सा उसको वक्त देना पड़ता है वापस से रिटेन होने के लिए, वापस से पोजीशन पे आने के लिए। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो हमारे पास जितनी ये फैलो लैंड मौजूद है ना, उसकी क्वालिटी भी काफी खराब है। ठीक है, वो भी भले 1-2 साल बाद इस्तेमाल हो रही है, वॉटएवर इट इज, लेकिन स्टिल उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। क्वालिटी खराब होती है ना जब किसी लैंड की, तो वहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं हो सकता है, जहाँ वहाँ के लेबर्स को और फार्मर्स को काफी ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि मैंने बहुत ज्यादा कड़ी मुशक्कत करके एक प्लांट को ग्रो किया, लेकिन वो मिट्टी अच्छी नहीं थी और मेरा पौधा, मेरा फूल ग्रो ही नहीं हो रहा है, 2 से 3 साल हो गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है गाइज, यू आर गिविंग इट सो मच केयर, सो मच इंटेंस, पैसा वैसा सब लगाते हैं, बट स्टिल वहां पे खेती नहीं होती है ना, सो इट्स लाइक टोटल वेस्ट। ठीक है, सो गाइज जिस फैलो लैंड की हम बात कर रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है, उधर उस क्वालिटी को वापस से रिटेन करने के लिए वहां पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, जिसका रेट बहुत ज्यादा हाई है। सो देखिए कितनी सारी दिक्कतें आती हैं यार, जस्ट बहुत ज्यादा लैंड है इंडिया के पास डजंट मीन कि वो बहुत अमीर है, बहुत कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सो द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वैरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेट सोन एरिया, फिर से ये चीज आ रही है गाइज, नेट सोन एरिया कौन सा एरिया है? ये वो जमीन होती है जिसपे एग्रीकल्चर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस से कर सकते हैं, आपको 1-2 साल, 5 साल कुछ ऐसे रुकने की जरूरत नहीं है, इस पे एग्रीकल्चर होता रहता है। अब हर इंडिया के हर राज्य के अंदर ये जो नेट सोन एरिया है ना, जो एग्रीकल्चर हो रहा है, ये हर जगह अलग अलग है। ठीक है, कहीं कहीं पे एग्रीकल्चर करने के लिए जो एरिया है वो थोड़ा कम है, समझ लीजिए पंजाब हरियाणा में बहुत सारी एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन है। ठीक है, फर्टाइल लैंड। समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में काफी कम है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में वो एग्रीकल्चर एरिया काफी कम है, नेट सोन एरिया। ठीक है, फिर हम बात करें करनाल में, करनाल के अंदर, केरला के अंदर ले लीजिए, वहां पे जो एरिया है, लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड, वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, हर जगह एग्रीकल्चर करने का एरिया अलग अलग होता है। ठीक है, मेरे को तो पहले लगता था यार पूरा पूरा भारत एग्रीकल्चर करता है, सब लोग ही खेती करते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ खेती वेती उगती है। हाँ, ये बात सही है, हर जगह कुछ ना कुछ उग ही रहा होता है, कहीं पे सैफरन उग रहा है, कहीं पे कोकोनट ज्यादा हो रहा है, कहीं पे नारियल उग रहा है, कहीं पे सरसों के बीज उग रहे हैं। ठीक है, बट इससे आप उस स्टेट को एग्रीकल्चरल स्टेट नहीं बोल सकते हो। वो कुछ ही चुनिंदा स्टेट हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टन टन खाना, वो कुछ ही स्टेट है इंडिया के अंदर। सो कुछ ही स्टेट में से कुछ स्टेट के नाम आते हैं गाइस, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे बहुत खेती होती है, इट मीन्स हमारा बहुत सारा नेट सोन एरिया इन स्टेट्स ने कवर कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारी फर्टाइल भूमि मौजूद है। और 10%, देखिए 80% यार कम नहीं होता, 80% तो पंजाब और हरियाणा ही है जो ये नेट सोन एरिया लेकर बैठी, यानी कि उगाने की शक्ति लेके बैठी है। और 10% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लैंड है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। ठीक है, ये वो जगह है जहां पे 10% हमारा अनाज उगता है। ठीक है गाइस, अंडमान निकोबार इज ऑल्सो देयर। अब हम बात करते हैं हमारे जंगली इलाकों की, यानी कि फॉरेस्टेड एरिया की। फॉरेस्ट एरिया हमारे अंदर पहले ज्यादा मात्रा में था। ठीक है, अब वो काफी कम हो गया है, 33% से भी कम हो गया है। अब ये गाइस आप सोच रहे हो कि इसमें क्या है, कोई बात नहीं, फॉर यार डेवलपमेंट करना है तो जंगलों को तो काटना पड़ेगा, बट बात यह है गाइस कि इकोलॉजिकल बैलेंस इससे हिल जाता है अगर हम फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दें। देखिए 33% से भी कम रह गया है। ठीक है, सो आप जानते हो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन प्रदान में कर दे देता है हमें वापस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो, है ना, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। इसके बाद दूसरा आशंका की घटना ये है, दूसरा जो शंका वाली चीज ये है कि जो जानवर है, जीव जंतु है, वो तो हमारी तरह रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में नहीं रहते हैं, घरों में नहीं रहते हैं, उनको चाहिए नेचर। तो नेचर को ये काट डालेंगे भाई, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो निकली थी ना 1952 में, उसमें सोचिए 1952 से एस्टिमेशन लगा लिया था 33% से कम। मेरे को समझ नहीं आ रहा अब कितने जंगल होंगे हमारे यहाँ पे, मुझे लगता है अब तो और भी कम हो गया होगा, क्योंकि अब तो और इंडिया डेवलप हो गया है। 1952 में 33% था, तो 2023 में कितना प्रतिशत होगा। अभी हमने जो बार ग्राफ, जो ग्राफ देखा था, इट वाज नॉट अ बार ग्राफ, जो ग्राफ देखा था उसमें 2014-2015 का एस्टिमेशन लिखा हुआ था, वो था 18.11%। आई गेस इतना ही था। 33 से 18 हो गया है 2014 के अंदर। अब आप सोचो 2023 या 22 में कितना हुआ होगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्या पता हमने बहुत सारे पेड़ उगाए हों। ठीक है, जैसे ममा अर्थ ने निकाला है ना 2000 कब तक वो लोग पेड़ उगाएंगे, है ना, तो जितने भी ऑर्डर्स वो लोग पैक करते हैं पेड़ उगाने का वादा करते हैं, क्या पता बहुत सारे पेड़ उगा दिए हों लोगों ने, क्या पता कम हो गया होगा ये नंबर। और सो इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, एज आई टोल्ड यू गाइस कि ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ट्राइबल पीपल हैं जो जंगलों में रहना ही प्रेफर करते हैं, उनका सर्वाइवल वहीं से है। ठीक है, बहुत से जीव जंतु है, एक्चुअली सारे जीव जंतु हैं जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर इतने सारे जंगल कट जाएंगे तो। ठीक है भाई, आशंकाजनक वाली बात है। द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। फ्रिंजेस यानी कि एक तरीके से ऐसे बहुत से जंगल है जिनकी अंदर ही अंदर ये ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका जंगल काट दिया जाएगा, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, सो वेस्टलैंड, अब हम बात करते हैं गाइस वेस्टलैंड की। हमारे इंडिया के लैंड यूज पैटर्न में वेस्टलैंड भी मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया, सारी की सारी जमीन ही खेती के लिए यूज हो रही है, ये हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी जमीन है जो खराब पड़ी है, जो कभी यूज भी नहीं हो सकती है। ठीक है, सो वेस्टलैंड में बात आती है गाइस ऐसी जमीनों की जो काफी रॉकी हैं, ऊबड़ खबड़ियां हैं। इस जमीन को देखो, यहाँ खेती हो सकती है, अगर होगी भी ना
तो बड़ी मुश्किलातों से खेती होगी, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा लगा भी दिया तो ऊपर का जो आकाश है, ऊपर का जो क्लाइमेट है, ये एकदम सूखा है, यहाँ पानी नहीं गिरता है, बारिश नहीं होती है। फिर क्या सरकार हर वक्त यहाँ पे आके पानी डालती रहेगी? नहीं ना। तो गाइज हमको ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के अंदर ना क्लाइमेट यानी कि प्रकृति भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सी खेती तो बारिश पे डिपेंड होती है, ऐसी जगहों पे बारिश बहुत कम होती है। इट मीन्स ये जगह है ही नहीं कल्टीवेशन के लिए सूटेबल। ठीक है, सो रॉकी हो गया, एरिड हो गया एंड डिजर्ट एरियाज, ये वेस्टलैंड कहलाते हैं। एरिड किसको कहते हैं गाइस? एरिड वो लैंड होता है जहां पे पानी की मात्रा ना बराबर होती है, मतलब बिल्कुल सूखा, आधा सूखा आधा कम, आधा पानी आधा सूखा। ठीक है, सो गाइस देखा जाए तो रॉकी एरियाज, एरिड एरियाज, राजस्थान इज अ एरिड लैंड, वहां बहुत कम पानी है और आधे से ज्यादा जगह तो मारुस्थल से ढकी हुई है यानी कि रेगिस्तान से। एंड डेजर्ट एरिया, एक मरुस्थल यानी कि डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में अगर मैं आपको बोलूं खेती करो जाके, आप मिट्टी हटाते रह जाओगे, पर खेती करना वो तो भाई वहां हालत खराब हो जाएगी। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही रेगिस्तान में चीजें उगाई नहीं जा सकती, उगाते हैं, लेकिन वहाँ हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां नहीं उगा सकते आप। हरे हरे सुंदर सुंदर फूल फल वो पानी लेते हैं बहुत ज्यादा, और वहां पे पानी नहीं है भाई। ठीक है, सो एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल, क्या बताया यहाँ पे, नॉन एग्रीकल्चरल जगहों पे डाल दिया गया है। ठीक है, यूज इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वेस्ट लैंड है ना, रॉकी एरिया, डेजर्ट एरिया, इन एरियाज पे खेती तो नहीं कर सकते थे। अब सरकार ने क्या करा, इन एरियाज के अंदर तब्दीली कर दी, मतलब सड़कें बना दी इनके ऊपर, रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए, इंडस्ट्रीज बना दी। ठीक है, सो वेस्ट लैंड वो लैंड होते हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते खेती के लिए, लेकिन हमारी सरकार ने उनको रोड, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, मतलब उनका इस्तेमाल हो चुका है। इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो देखा जाए अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेधड़क इस्तेमाल हमारी जमीनों की। ठीक है, अब जैसे नेट सोन एरिया के बारे में हमने पढ़ा, ये वो एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर होता रहता है, हर साल एग्रीकल्चर हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हर साल एग्रीकल्चर होने की वजह से उस जमीन की क्या हालत हो रही है वो आपने सोचा है? उस जमीन में अगर आप हर साल खेती करते रहोगे उसकी उपजाऊगृति खत्म हो जाएगी, वो थक जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि मैं आपको हर दिन दौड़वा रही हूँ 500 किलोमीटर, हर दिन आपको बहुत ज्यादा थका रही हूँ। कहते हैं ना यार, जिम जो लोग करते हैं ना, जिम हफ्ते में 7 दिन नहीं होता है, एटलीस्ट 5 से 4 दिन जिम करिए और बाकी दिन रेस्ट वाली चीज होती है। ठीक है, सो एक जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है ना, वैसे हर एक चीज को रेस्ट चाहिए होता है, उसमें से जमीन भी आती है। ठीक है, हम जमीन को हर वक्त चूसते रहेंगे, हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ उगाते रहेंगे, तो उसको रेस्ट लेने का, उसको वापस से उपजाऊगृति रिस्टोर रिटेन करने का वक्त कहाँ मिलेगा? सो बिल्कुल ऐसी बात है गाइस, हमें मेजर्स कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम एक लैंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगी, यानी कि जो एक फर्टाइल खूबसूरत हरियाली वाली जो ज़मीन है वो इस तरीके से फट जाएगी, खराब हो जाएगी। पानी डालते रहिए, कुछ भी डालते रहिए, ये ठीक नहीं हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसी बहुत सी ज़मीनें हैं जिसको हम ओवर एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल करके बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको भाई कंजर्व करना, इसको किस तरीके से ठीक करना चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, वो हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, विच इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, हर चीज का हल होता है, हर चीज का सोल्यूशन होता है। पहले ये इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से इस चीज को हमें दिमाग से हटाना पड़ेगा, दैट इंडिया के अंदर जितनी भी जमीन है सब में ही खेती होती है। नहीं, सब में खेती नहीं होती है, कुछ कुछ बंजर है, कुछ कुछ रेगिस्तान है, कुछ कुछ बर्फ से ढके हुए हैं, कुछ कुछ पानी के नीचे हैं, और बहुत कम परसेंटेज है, 54% है जिसपे खेती होती है। ठीक है, जो काफी कम है इतनी ज्यादा जनता को खाना खिलाने के लिए। ठीक है, सो यार मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।